नमस्कार दोस्तों हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के द्वारा 2017 में सेट का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। इससे पहले दोस्तों हम 25 क्वेश्चन का आंसर और स्पष्टीकरण देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक। दोस्तों इससे पहले हम 2018 और 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर और स्पष्टीकरण देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाए हैं MH सेट क्वेश्चन पेपर। उसमें आप महाराष्ट्र के द्वारा जितने भी सेट के एग्जाम हुए हैं उनका क्वेश्चन पेपर और स्पष्टीकरण इस आंसर की के साथ देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों 25 क्वेश्चन हमने देखा है, अब हम शुरू करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। हिंदी की 3 शैलियों का संगत वर्ग कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर सी, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि हिंदी की जो 3 शैलियां हैं वो कौन सी हैं। तो हिंदी जो साहित्य है तो हिंदी की साहित्यिक 3 शैलियां मानी गई है। पहला है हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। और ये बाकी में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बोलियों का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि पहाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, कौरवी, ब्रजभाषा, मैथिली, सधुकड़ी, ये सभी बोलियां हैं। तो हिंदी में जो साहित्य लिखने की शैलियां थी तो वो 3 शैलियां प्रचलित थी। तो एक हिंदी शैली, दूसरा उर्दू शैली और हिंदुस्तानी शैली। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हिंदी शैली किसे कहते हैं। तो जिसमें संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग हो, यानी कि संस्कृत और खड़ी बोली हिंदी के शब्दों का प्रयोग हो, उसे कहते हैं हिंदी शैली। तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जिसमें संस्कृत भाषा का और खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हो वो उसे कहते हैं हिंदी शैली। और जिसमें अरबी फारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग हो उसे कहते हैं उर्दू शैली। यानी कि जिनमें अरबी भाषा और फारसी भाषा का प्रयोग हो, उन भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, उन्हें उर्दू कहते हैं। तो हिंदी और उर्दू में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। हिंदी में यानी कि संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है और खड़ी बोली हिंदी का। तो जिसमें संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग हो, यानी कि संस्कृत की भाषा का शब्दों का प्रयोग हो और खड़ी बोली हिंदी की भाषा का प्रयोग हो, उसे हिंदी की शैली कहते हैं। और उर्दू की शैली वह होती है जिसमें अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो। तो अरबी फारसी भाषा की मिश्रित भाषा को उर्दू कहते हैं। और हिंदुस्तानी तो जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का प्रयोग होता है उसे कहते हैं हिंदुस्तानी। तो यह अंतर, इन तीनों में अंतर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें संस्कृत और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता है उसे हिंदी शैली कहते हैं, जिसमें अरबी फारसी भाषा का प्रयोग होता है उसे उर्दू शैली कहते हैं, और जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं हिंदुस्तानी शैली। तो हिंदुस्तानी शैली में खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग रहता है, संस्कृत का भी प्रयोग रहता है और अरबी फारसी तीनों भाषाओं का प्रयोग रहता है। यानी कि जिसमें सभी का प्रयोग रहता है, इन दोनों का प्रयोग रहता है उसे कहते हैं हिंदुस्तानी। और जिनमें केवल हिंदी का प्रयोग हो उसे कहते हैं हिंदी शैली। हिंदी शैली में केवल संस्कृत शब्दों और हिंदी शब्दों का ही प्रयोग होता है, उसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं रहता है। और उर्दू शैली, तो उर्दू शैली में केवल अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग रहता है। और हिंदुस्तानी शैली में इन दोनों का प्रयोग रहता है। हिंदुस्तानी के जो सबसे प्रसिद्ध लेखक है वो प्रेमचंद माने जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा प्रेमचंद की कहानियां, उपन्यास में उसमें कुछ अरबी फारसी के भी शब्द मिलते हैं, तो कुछ संस्कृत के भी शब्द मिलते हैं, तो कुछ खड़ी बोली हिंदी के भी शब्द मिलते हैं। यानी कि प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने अरबी शब्दों का भी प्रयोग किया, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया, संस्कृत के भी शब्दों का प्रयोग किया और जो लोक प्रचलित बोलियां थी उसका भी प्रयोग किया। तो इसलिए प्रेमचंद की शैली को
हिंदुस्तानी शैली मानते हैं। और उर्दू शैली में जो उर्दू के लेखक आते हैं जैसे कि कृष्णचंद्र की कहानियां यूजीसी नेट के सिलेबस में भी दी गई है। और जो बाकी बचे जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतराज नागर, इन लोगों ने हिंदी शैली का प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतेंदु की काव्य रचनाओं का संगत वर्ग है। तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा भारतेंदु की रचना है, भारतेंदु की काव्य रचना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, चतुरंग, उल्लेखना, वसंत होली और मान सोपायन। तो मान सोपायन और ये चारों रचनाएं जो है वो भारतेंदु की है। प्रेम पुष्पावली यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो इसमें भी प्रेम पुष्पावली है, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। और मन की लहर भी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। यानी कि हम इन तीनों में देखें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो इसलिए ये चारों जो ऑप्शन है ये सही उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों का संगत वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया संगत वर्ग। दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा जो सेट का एग्जाम हो रहा है हिंदी विषय में, उसमें दोस्तों ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं कि संगत वर्ग। तो दोस्तों बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज कर देते हैं, ये कालक्रम के अनुसार या प्रकाशन वर्ष के अनुसार नहीं पूछा गया है, ये संगत वर्ग पूछा गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ रचनाएं, जैसे कि मान लीजिए इसी को उदाहरण मिले तो कुछ रचनाएं इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की दी रहती है और कुछ रचनाएं अन्य विद्वान की दी रहती है। जैसे कि ये गंधमादन है, यह कुबेर नाथ राय की निबंध है। उसी प्रकार प्रिया नीलकंठी भी कुबेर नाथ राय का है। फिर चितवन की छां ये विद्यानिवास मिश्र का है। और रस आखेटक भी जो है ये कुबेर नाथ का है। तो इसलिए दोस्तों आपको जहां भी संगत पूछा गया है कि भाई इस लेखक का जो संगत वर्ग है, तो उसमें आपको यह पहचानना रहता है कि उन्हीं की सभी रचनाएं होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पलता और कूटज ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है। परंतु दोस्तों ये कालक्रम के अनुसार नहीं है, ये कालक्रम के अनुसार नहीं है। कालक्रम के अनुसार अगर इसका देखें तो अशोक के फूल जो है तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1948। ठीक है, तो 1948 अशोक के फूल के प्रकाशन वर्ष है। विचार प्रवाह की जब हम बात करते हैं तो 1959 और कल्पलता की जब हम बात करते हैं तो 1951 और कूटज की बात करते हैं तो 1964। दोस्तों अगर कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले आएगा अशोक के फूल 1948, फिर कल्पलता 1951, फिर विचार प्रवाह 1959 और अंतिम में कूटज 1964। तो अगर कालक्रम के अनुसार पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह और कूटज। परंतु ये पूछा गया संगत, तो ये चारों ही रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो चितवन की छां ये विद्यानिवास मिश्र का है और ये 1953 में लिखा गया था। ठीक है, 1953 में। और रस आखेटक जो है ये 1970 में लिखा गया था और यह कुबेर नाथ राय की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इससे पहले जब हम 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तो यह प्रश्न उसमें आया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वो सभी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों ये सेम प्रश्न पूछा गया था कि प्रबंध काव्य की दृष्टि से संगत वर्ग कौन सा है, तो इसका स्पष्टीकरण भी हमने उसमें लिया था। तो मधुमालती, जहांगीर जस चंद्रिका, बेली, कृष्ण, रुक्मिणी, बिसलदेव रासो, तो इन सभी का स्पष्टीकरण हमने लिया था। तो मैं एक बार संक्षिप्त रूप में बता देता हूं। मधुमालती, तो मधुमालती यह सूफी काव्य है। यह
प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, जो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य, जिसे प्रेमाख्यान काव्य भी कहते हैं। तो मधुमालती के जो लेखक है वो है मंझन। तो मंझन जो है ये मधुमालती के लेखक हैं। और जहांगीर जस चंद्रिका, इसके लेखक जो है वो है केशवदास। तो केशवदास इसके लेखक हैं। और बेली कृष्ण रुक्मिणी री, इसके जो लेखक हैं वो है राठौड़ राज पृथ्वीराज। तो बेली कृष्ण रुक्मिणी ली, इसके जो लेखक हैं वो है राठौड़ राज पृथ्वीराज। और यह डिंगल भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका स्पष्टीकरण हमने लिया था पहले, तो इसका संक्षिप्त रूप में बता दोगे। डिंगल क्या होता है दोस्तों? डिंगल एक शैली है, जैसे हमने बात किया था ये हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, उसी प्रकार एक डिंगल शैली होती है। डिंगल शैली में राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश भाषा का मिश्रण रहता है। यानी कि डिंगल शैली में क्या होता है कि अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग होता है और राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग होता है, उसे कहते हैं डिंगल शैली। और पिंगल क्या होता है? जिसमें ब्रज भाषा और राजस्थानी, माफ कीजिए, ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता है। यानी कि जिसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा का प्रयोग हो उसे पिंगल शैली कहते हैं, और जिसमें राजस्थानी और अपभ्रंश का प्रयोग हो उसे कहते हैं डिंगल शैली। तो बेली कृष्ण रुक्मिणी री यह डिंगल शैली में लिखा गया है, यानी कि इसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रण का प्रयोग हुआ है। और अंतिम जो है वो बिसल देव रासो, यह आदिकाल के अंतर्गत काव्य है। बिसल देव रासो इसके लेखक है नरपति नाल। तो यह आपको ध्यान में रखना है। मधुमालती सूफी काव्य है, इसके कवि है मंझन। जहांगीर जस चंद्रिका, इसके जो लेखक हैं वो है केशवदास। बेली कृष्ण रुक्मिणी री, इसके जो लेखक है वो है राठौर राज पृथ्वीराज। इसको आप किसी बुक में लिख सकते हो। बेली कृष्ण रुक्मिणी री के लेखक है राठौड़ राज पृथ्वीराज। बिसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाल। मधुमालती के लेखक है मंझन। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक है केशवदास। दोस्तों, हमने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि इनकी रचनाओं को कैसे याद करना है। तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हो। कवि और उनकी रचना नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हो, जिसमें हमने जो हिंदी के प्रमुख कवि हुए हैं जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे बहुत से कवियों के ऊपर जो हमने बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने एक ट्रिक के माध्यम से उन रचनाओं को कैसे याद करना है वो हमने बताया है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की एकांकी रचनाओं का संगत वर्ग है। तो इसमें जो प्रतिभा का विवाह, मृत्यु, आदमखोर, रोशनी और आग, यह सभी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का रचना है। दोस्तों, आपको जब आप एकांकी क्या करते हो तो एकांकी में आपको राम कुमार वर्मा और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र इन दोनों की करके ही जाना है, क्योंकि एकांकी में राम कुमार वर्मा और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र पे हमेशा प्रश्न आते हैं। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचनाओं का संगत वर्ग है। तो इसका जो संगत वर्ग है वह है हे मेरी तुम, पंख और पतवार, आग का आईना, लोक और आलोक। दोस्तों, हे मेरी तुम, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1981। दोस्तों, ये संगत वर्ग पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नहीं पूछा गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तुमने कहा था, तो यह नागार्जुन की रचना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों की चारों रचनाएं केदारनाथ सिंह की नहीं है। तो तुमने कहा था ये नागार्जुन की रचना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गए। जीवन के गान,
यह शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो गया। और राह के दीपक, यह रांगे राघव की रचना है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो गए। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनमें एक रचना नागार्जुन की है, तुमने कहा था। जीवन के गान, यह शिवमंगल सुमन की रचना है, इसलिए यह गलत हो गया। राह के दीपक, यह रांगे राघव की रचना है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ये नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि इनमें चारों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं, संगत वर्ग है। तो इसलिए अब इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। हे मेरी तुम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। फिर पंख और पतवार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979, यानी कि 79। आग का आईना, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1970 है। तो लोक और आलोक का प्रकाशन वर्ष है 1957। तो अगर प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो सबसे पहले आएगा लोक और आलोक, फिर आग का आईना 1970 में, पंख और पतवार 1979 में, हे मेरी तुम 1981 में। तो दोस्तों आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो लोक और आलोक 1957, आग का आईना 1970, पंख और पतवार 1979, हे मेरी तुम 1981। तो इसका संगत वर्ग है नंबर 1। दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूं कि वीडियो लंबा होगा परंतु आपके लिए उपयोगी होगा। आपको मैं केवल सही उत्तर बता दूंगा तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, सेम रिपीट नहीं होते, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं। तो आप अगर उस परिवर्तन को समझ लोगे कि क्या परिवर्तन होता है तो आपको एग्जाम में काफी लाभ होगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिया राम शरण गुप्त की काव्य रचनाओं का संगत वर्ग है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है नंबर डी, यानी कि दैनिकी, नकुल, नोआखाली और जय हिंद। ये सभी रचनाएं जो है वो सियाराम शरण गुप्त की है। पथिक जो है यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। फिर देवदूत और देवसभा, तो देवदूत और देवसभा ये रामचरित उपाध्याय की रचना है, और इसमें भी देवदूत देवसभा रामचरित उपाध्याय की रचना है, और पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। दोस्तों ये जो है वो द्विवेदी युगीन कवि है। तो द्विवेदी युग के कवि जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी, उनकी रचना है पथिक। फिर रामचरित उपाध्याय, उनकी रचना है देवसभा और देवदूत। दोस्तों हम अपने चैनल पर जितने भी कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो उसके ऊपर हमने कई वीडियो बनाए हैं। तो आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अगर आपने वह वीडियो देखा होता तो उसमें मैंने बताया था कि देवदूत, रामचरित के राष्ट्र से देवदूत आया विचित्र विवाह करने। तो उसके माध्यम से आपको ये ट्रिक समझ में आ जाती है कि देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह और रामचरित चिंतामणि, यह रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं। देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह और रामचरित चिंतामणि, यह रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं। यह क्रम से हमने आपको बताया था। तो आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। कवि और उनकी रचना नाम से प्लेलिस्ट बनाया है हमने। तो दोस्तों सियाराम शरण गुप्त की सभी रचनाएं हैं दैनिकी, नकुल, नोआखाली, जय हिंद। पथिक जो है ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। देवसभा और देवदूत यह रामचरित उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। श्रीधर पाठक की रचनाओं का संगत वर्ग है। तो उसमें जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए यह नहीं हो सकता। फिर जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है नंबर डी, गोखले प्रशस्ति, देहरादून, गोपिका गीत और भारत गीत, ये सभी
श्रीधर पाठक की रचना है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरह ही सही करना है। अगर आपको कन्फर्म यह नहीं पता, जैसे मान लीजिए आपको यह पता है कि भाई देहरादून और भारत गीत यह श्रीधर पाठक की रचना है, और गोखले प्रशस्ति और गोपिका गीत यह आपको पता नहीं है कि इनकी रचनाएं हैं या इनके नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इनमें से चेक करना है कि ये सभी रचनाएं है कि नहीं। तो आप देखोगे कि जय भारत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको भले ही दो ही पता हो तो भी आप आंसर सही कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों आंसर जो है वो गलत है। तो इसलिए गोखले प्रशस्ति और गोपिका गीत भी इनकी रचनाएं हो सकती है। आप इस तरह से भी आंसर को सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भिखारी दास की रचनाओं का सही वर्ग है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर सी, काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय और विष्णु पुराण ये सभी भिखारी दास की रचना है। दोस्तों रीतिकाल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने संपूर्ण रीतिकाल एक ही वीडियो में हमने कवर किया था। उसके अंदर हमने जितने भी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि हैं उनकी रचनाएं कौन सी है वो हमने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाके देख सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो नंबर सी है। तो ये सभी भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का संगत वर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर है नंबर सी है, अंधा कुआं, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र, कर्फ्यू ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। दशरथ नंदन जो है वो जगदीश चंद्र की नाटक है। तो दशरथ नंदन जगदीश चंद्र का नाटक, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र का, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो हियर हाथ ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसलिए सही उत्तर क्या है, अंधा युग, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र और कर्फ्यू ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। दोस्तों मैंने अभी कहा था कि आपको अगर कंफर्म नहीं पता है तो आप इस तरह भी पता कर सकते हो कि कौन सी रचना ये लक्ष्मी नारायण लाल के नहीं है। तो दशरथ नंदन यह लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक नहीं है, यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। तो जगदीश चंद्र की रचना होने के कारण यह ऑप्शन गलत है। दशरथ नंदन यह जगदीश चंद्र की नाटक होने के कारण यह भी ऑप्शन गलत है। और नए हाथ यह भी इनका रचना नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। तो इनका जो सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल के अंधा कुआं, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र, कर्फ्यू। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह प्रश्न भी 2018 में सेम पूछे गए थे। तो अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि यह प्रश्न सेम टू सेम और ऑप्शन भी सेम थे, तो यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पेपर की तैयारी करते हो तो कुछ प्रश्न जो होते हैं वो सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका स्पष्टीकरण भी हमने पिछले वीडियो में देखा था जब हम 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। तो इसलिए इसका स्पष्टीकरण हम ज्यादा नहीं लेंगे, संक्षिप्त रूप में लेंगे। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर लेखन करने वाले लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो नंबर सी है, मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1886 में। सुमित्रा नंदन पंत इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में। और हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। तो इसलिए सी सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त का 1886 में, सुमित्रा नंदन पंत का 1900 में
भगवती चरण वर्मा का 1903 में, हरिवंश राय बच्चन का 1907 में। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है नंबर 1, यानी कि राखी की लाज, बांस की फांस, खिलौने की खोज और निस्तार, ये सही उत्तर है। दोस्तों, लाखी की राज, बांस की फांस, खिलौने की खोज, निस्तार, ये सही क्रम है। बांस की फांस और खिलौने की खोज ये 1950 में लिखा गया था, और इन दोनों का प्रकाशन वर्ष अभी मुझे पता नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बांस की फांस, खिलौने की खोज ये 1950 में लिखा गया है। ये भी मुझे याद नहीं है, तो बाद में मैं इसे बता दूंगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये हमने देखा था 37। अब 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार के निबंध संग्रह का संगत वर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो नंबर डी है, यानी कि जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार मंथन, ये सभी जैनेन्द्र कुमार के निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से राजेंद्र यादव के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर है नंबर बी, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, अनदेखे अनजान पुल, यह सभी राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। दोस्तों, प्रेत बोलते हैं, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1952। प्रेत बोलते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। उखड़े हुए लोग, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1956। और कुल्टा जो है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1958। और अनदेखे अनजान पुल, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1963। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, प्रेत बोलते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1958 और अनदेखे अनजान पुल ये 1963, ये सभी राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, तो ये हमने देखा था 40 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर ए, यानी कि पहले आता है भोर का तारा, मकड़ी का जाला, खिड़की की राह, सारदिया, ये इनका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इकतालीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उसके प्रवर्तक दिए गए हैं, तो आपस में मिलान करना है। तो पहला है कालरीज का है कल्पना सिद्धांत, तो कालरीज का कल्पना सिद्धांत है। फिर रिचर्ड्स का है संप्रेषण सिद्धांत, फिर इलियट का है परंपरा का सिद्धांत, और जॉक देरिडा का है विखंडन का सिद्धांत। दोस्तों, तो कालरीज का है कल्पना सिद्धांत, रिचर्ड्स का है संप्रेषण सिद्धांत, और इनका मूल्य सिद्धांत भी रिचर्ड्स का है। इलियट का है परंपरा का सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी इनका ही है। जॉक देरिडा का है विखंडन का सिद्धांत, और संरचना का है सस्यूर, तो सस्यूर इसका है संरचना। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनकी भाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। ये दोस्तों, ये जो शब्द शक्तियां होती हैं, जैसे कि शब्द भंडार,
तो उसमें जो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज विदेशी शब्द, तो ये विदेशी शब्द के अंतर्गत पूछे गए हैं कुछ प्रश्न। तो इसमें जो तौलिया शब्द है ये पुर्तगाली का शब्द है। दोस्तों ये काफी बार पूछे गए हैं तौलिया शब्द, तो ये पुर्तगाली का शब्द है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर तुरुग जो है वो डच का शब्द है, तो ये तुरुग जो शब्द है वो डच भाषा से आया हुआ है। तौलिया शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा से आया है। चाय शब्द, तो चाय से चीनी, तो चाय जहां पर भी आए, चाय और चीनी शब्द, तो जैसे हम चीनी शब्द का, चाय में चीनी डालते हैं तो चीनी और चाय ये दोनों शब्द चीनी भाषा से आए हुए हैं। मोर्चा, मोर्चा ये फारसी भाषा का शब्द है। तो तौलिया जो है ये पुर्तगाली से आया हुआ शब्द है। तुरुग जो है वो डच भाषा से आया हुआ शब्द है। चाय और चीनी ये दोनों शब्द चीनी भाषा से आए हुए हैं। मोर्चा जो है ये फारसी भाषा से आए हुए शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ रचनाएं दिए गए हैं और उनके आपस में लेखकों के साथ मिलान करना है। तो पहला जो है साहित्य की महत्ता, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये सभी आलोचना ग्रंथ हैं। तो साहित्य की महत्ता जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कविता क्या है, यह तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, यह रामचंद्र शुक्ल का है। यह यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। तो कविता क्या है, यह रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है जिसका नाम था चिंतामणि, तो चिंतामणि में कुल 17 निबंध संकलित है, जिसमें एक है कविता क्या है। तो अगला जो है साहित्य और लोक जीवन, इसके जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा। तो साहित्य और लोक जीवन के हैं रामविलास शर्मा। साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति, इसके लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी। तो साहित्य की महत्ता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल। साहित्य और लोक जीवन रामविलास शर्मा। साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। तो गोदान के पात्रों को उनके पेशों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पूछा गया कि कौन से पात्र क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 1। ए का है पंडित ओकार नाथ, तो ये संपादक है। तो जो अखबार के संपादक हैं पंडित ओकार नाथ, ये अखबार के संपादक हैं। मिस्टर मेहता ये दर्शन के प्रोफेसर हैं। तो मिस्टर मोहता जो है वो दर्शन के प्रोफेसर हैं। फिर श्याम बिहारी तेखा ये जो है ये बीमा के एजेंट हैं, जो कि राय साहब को हमेशा बीमा करने के लिए कहते रहते हैं। तो श्याम बिहारी तेखा जो है ये बीमा एजेंट हैं। और मिस्टर खन्ना जो है वह बैंक मैनेजर हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ओकारनाथ जो है ये संपादक का काम करते हैं और मिस्टर मेहता ये दर्शन के प्रोफेसर हैं। श्याम बिहारी मेहता, माफ कीजिए, श्याम बिहारी तेखा जो है ये बीमा एजेंट है। मिस्टर खन्ना जो है ये बैंक मैनेजर है। और डॉक्टर कौन है, तो इसमें जो मालती है, एक पात्र है मालती। थोड़ा लिखने में कठिनाई हो रही है पर आप समझ जाइए कि ये मालती है। तो मालती का पेशा क्या है, वो डॉक्टर है। और जमींदार साहूकार कौन है, राय साहब। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ नाटक दिए गए हैं, एकांकी दिए गए हैं, उनके लेखक से आपको मिलान करना है। तो चारुमित्रा एकांकी के जो लेखक है वो है राम कुमार
वर्मा। दोस्तों, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर और भुवनेश्वर कुमार, इनके ऊपर एकांकी के ऊपर बार बार प्रश्न आते हैं। तो आपको कम से कम इन 3 लेखकों के एकांकी संग्रह याद करके जाने हैं। किसके? भुवनेश्वर कुमार के, फिर जगदीश चंद्र माथुर के और राम कुमार वर्मा के। तो चारों मित्रा के जो लेखक है वो है राम कुमार वर्मा। फिर जो है कलिंग विजय, कलिंग विजय किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। फिर वह फिर आई थी, यह गणेश प्रसाद द्विवेदी की रचना है। वह फिर आई थी, गणेश प्रसाद द्विवेदी। तेग बहादुर की भविष्यवाणी, यह सेठ गोविंद दास की रचना है। दोस्तों, ये जो गणेश प्रसाद द्विवेदी है और सेठ गोविंद दास, इनके ऊपर बहुत कम प्रश्न आता है। ज्यादातर एकांकी के ऊपर जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और भुवनेश्वर कुमार, इनके ऊपर ज्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये इन तीनों ने एकांकी संग्रह ज्यादा लिखे हैं। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर का। दोस्तों, अब स्थापना तर्क है। तो स्थापना तर्क वाले प्रश्न को सही करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ने पड़ते हैं। बिना थ्योरी पढ़े आप इन प्रश्नों को सही नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं स्थापना क्या है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। यह सही उत्तर है, क्योंकि आप लोगों को 90% लोगों को कम से कम ये पता होगा ये किसका कथन है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या है? जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। ये सही है। अब तर्क क्या दिया गया है? उसी के माध्यम से जातीय परंपरा और सामाजिक स्थिति का विश्वस्त विवेचन किया जाता है। ये तर्क भी सही है। तो ये शुक्ल जी का कथन है और उसके बारे में ये जो बात है वो भी शुक्ल जी का है कि यानी कि जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब क्या है? साहित्य का इतिहास है, और उसी के माध्यम से जातीय परंपरा और सामाजिक स्थिति का विश्वस्त विवेचन किया जा सकता है। यह भी कथन सही, यानी कि स्थापना और तर्क दोनों क्या है? दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है, अष्टछापी कवियों के अनुसार कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप सर्वश्रेष्ठ है। तो अष्टछाप के कवि जो हैं वो कितने हैं? वो 8 हैं। तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में, यानी कि 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। इसमें 8 कवि थे। वे 8 कवि कौन हैं? तो पहले आते हैं कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो ये सभी अष्टछाप के 8 कवि माने गए हैं। तो इनके ऊपर भी प्रश्न आए थे, 2018 में आए थे कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। तो आपको अष्टछाप के बारे में पढ़ के जाना है। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में, और इसके संस्थापक थे, स्थापना करने वाले थे गोस्वामी विठल नाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इनका आशीर्वाद जिन 8 कवियों पर पड़ा उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं सूरदास और नंददास। उम्र की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े कवि हैं कुंभन दास और सबसे छोटे कवि हैं नंददास, उम्र के हिसाब से। तो स्थापना है, अष्टछापी कवियों के अनुसार कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सही है। अष्टछाप के कवियों का मानना है कि जो उसमें जो कृष्ण की लीला है और उन्हीं को वो पुरुषोत्तम मानते हैं, और वही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सही है, क्योंकि कृष्ण के लीला का वर्णन करना ही अष्टछाप कवियों का उद्देश्य है। तो उसी रूप को यानी कृष्ण लीला को ही ये पुरुषोत्तम मानते हैं, यानी कि पुरुषों में श्रेष्ठ और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसलिए ये जो स्थापना है वो सही है। अब तर्क देखते हैं। कृष्ण योग साधना का संदेश देते हैं। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि सूरदास का जब आप भ्रमर गीत पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा कि कृष्ण क्या है? गोपियों के माध्यम से योग और ज्ञान की अवहेलना करते हैं, ज्ञान को तुच्छ समझते हैं।
वो भक्ति और प्रेम को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है। कृष्ण जो है वो योग को नहीं भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। योग और ज्ञान को ये द्वितीयम स्थान देते हैं। तो सबसे महत्व का स्थान किसे देते हैं? प्रेम और भक्ति को। तो इसलिए कृष्ण योग साधना का संदेश देते हैं, ये गलत है। कृष्ण भक्ति और प्रेम का संदेश देते हैं, ये सही होगा। तो इसलिए स्थापना जो है वो सही है और तर्क जो है वो गलत है। दोस्तों, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न को आपको सही करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। बिना थ्योरी पढ़े आप ऐसे प्रश्न को सही नहीं कर सकते। अगला हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्थापना दिया गया है, धर्मांतरण रोकने का प्रथम प्रयास स्वामी रामानंद ने किया। हरि को भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे ना कोई। तो दोस्तों, स्थापना जो है वह सही है कि धर्मांतरण रोकने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो रामानंद ने। तो आपको पता होगा कि रामानंद ने जो मंदिरों के द्वार है वो सभी के लिए खोल दिए थे, यानी कि जो अछूत हैं, निम्न जाति हैं, उन्हें भी मंदिरों में प्रवेश दिलाने का काम किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। तो इससे क्या हुआ? धर्मांतर, यानी कि जो लोग जो निम्न जाति के थे वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए जा रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि भक्ति काल में भक्ति आंदोलन जब हम देखते हैं तो उसमें रामचंद्र शुक्ला का कथन है कि मुसलमान जब भारत आए तो वो जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय कर रहे थे। तो इसके कारण जो निम्न जाति के लोग हैं, जो अछूत हैं, वे लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रहे थे। प्रलोभनों के कारण, लोभ के कारण वो लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो ये धर्मांतर रोकने का काम किसने किया था? सबसे पहले रामानंद ने। रामानंद ने जो उस समय जो निम्न जाति हैं, जो अछूत हैं, जो दलित कहे जाते हैं, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं था, तो उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिलाने का काम सबसे पहले किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। तो इसलिए यह जो कथन है वो सही है, यानी कि स्थापना सही है। अब इसको तर्क क्या दिया गया है? तो इसके बारे में तर्क दिया गया है, हरि को भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। तो दोस्तों, ये एक बार पढ़ने में सही लगता है, परंतु यह गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये पंक्ति इस प्रकार है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो अगर ये पंक्ति ऐसे दी गई होती कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, फिर उसके बाद दिया होता कि हरि को भजे सो हरि का होए, तो ये गलत होता। परंतु दोस्तों, यह जो प्रश्न है, बहुत से विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को इसे भी सही मान लिया था और इसे यानी कि स्थापना और तर्क दोनों को वे सही करके आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लगा था कि यह सही है, यानी कि सही अगर देखें तो यह सही लगता है, क्योंकि हरि को भजे सो हरि का होए यह भी सही है, जाति पाति पूछे नहीं कोई यह भी सही है। परंतु जब आप इस पंक्ति को पढ़ते हो तो सबसे पहले पंक्ति कौन सी आती है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो इसलिए इन्होंने पहले पंक्ति यानी जो दूसरी पंक्ति है वो पहले कर दी है और जो पहली पंक्ति है उसे दूसरी कर दी है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है? वो गलत हो गए हैं। अगर ये ऑप्शन इस प्रकार होता कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, तो ये पंक्ति सही हो जाती, परंतु इन्होंने पंक्ति को उल्टा दिया है। तो इसलिए ये तर्क जो है वो गलत हो गए। तो स्थापना जो है वो सही है और तर्क गलत है। दोस्तों, नेट और सेट के एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थियों ने जब ये प्रश्न किया था, तो ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, बहुत से विद्यार्थियों ने इसको भी सही किया था, क्योंकि उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि ये पंक्ति पहले कर दी गई है और ये बाद में कर दी गई है। उन्होंने क्या किया कि इसको पढ़ा, हरि को भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे न कोई को, मतलब इस पंक्ति को पढ़ते उन्होंने सही कर दिया, क्योंकि ये कबीरदास की पंक्ति है, तो लोगों ने बोला कि भाई ये सही है, इसलिए इसको सही कर दिया। परंतु इस पंक्ति, इसका जो सही क्रम है, पहले आता है जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो ये इस तरह होता तो सही होता, परंतु इन्होंने पंक्ति को उल्टा दिया, इसलिए गलत है। तो स्थापना सही है और तर्क गलत है। दोस्तों, अगर आप स्पष्टीकरण को सुनते हो तो आपको यही बेनिफिट होते हैं, क्योंकि आप उस स्पष्टीकरण के माध्यम से उस आंसर को समझ जाते हो और वो चीजें आपको याद रहती है।
आप केवल डाउनलोड करके या कहीं से आप सिर्फ आंसर को देख लो, पढ़ लो, तो आपको चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से भले ही लंबा वीडियो बनाते हैं, परंतु हम पूरा स्पष्टीकरण देते हैं ताकि आपको एग्जाम में उसका बेनिफिट हो। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना दिया गया है, आचार्य भिखारी दास सर्वांग निरूपक आचार्य थे। तो ये जो स्थापना दिया गया है वो सही दिया गया है, क्योंकि दोस्तों रीतिकाल की जब हम बात करते हैं तो उसमें सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि हुए हैं। अब दोस्तों सर्वांग निरूपक कवि क्या होता है दोस्तों, कि यानी कि जो काव्य के अंग हैं, यानी रीति निरूपण में जो रीति निरूपण के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों का प्रयोग करना अपने काव्य में, उसे कहते हैं सर्वांग निरूपण। जैसे कि रस, छंद, अलंकार, फिर शब्द शक्ति, काव्यांग, यानी कि ये सभी चीजों का जो प्रयोग अपने काव्य में करे उसे कहते हैं सर्वांग निरूपण। और विशिष्टांग निरूपण यानी कि इन सभी में से किसी एक का विशिष्ट रूप से वर्णन करे उसे कहते हैं विशिष्टांग निरूपण। जैसे कि कोई रस को लेकर काव्य लिखे, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रीतिकाल में रस विलास, अलंकार प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ऐसे जो रचनाएं हैं उसमें क्या हुआ है, किसी ने केवल रस को लेकर काव्य लिखा है, किसी ने केवल छंद को लेकर काव्य लिखा है, तो किसी ने अलंकार को लेकर काव्य लिखा है, तो उसे कहते हैं विशिष्टांग निरूपण। यानी कि किसी विशिष्ट को लेकर रीति का निरूपण करना उसे कहते हैं विशिष्टांग निरूपण। और सर्वांग निरूपण यानी कि काव्य के सभी अंगों को लेकर उसका निरूपण करना ही विशिष्टांग, माफ कीजिए, सर्वांग निरूपण कहलाता है। तो जो भिखारी दास है उन्होंने अपने काव्य में काव्य के सभी अंगों का प्रयोग किया था, यानी कि रस, अलंकार, छंद, फिर काव्य गुण, काव्य दोष, यानी कि काव्य के जितने भी अंग कहे जाते हैं उन सभी अंगों का प्रयोग करते हुए इन्होंने काव्य लिखे थे। इसलिए ये सर्वांग निरूपक कवि के अंतर्गत आते हैं। और विशिष्टांग में दोस्तों वे कवि आते हैं जिन्होंने केवल काव्य के जो कुछ अंग है, जैसे कि किसी ने अलंकार को लेकर काव्य लिखे, किसी ने रस को लेकर, किसी ने छंद को लेकर, तो वे विशिष्टांग निरूपक कवि के अंतर्गत आएंगे। तो यह पूछा गया है, प्रश्न दिया गया है, स्थापना है आचार्य भिखारी दास सर्वांग निरूपक आचार्य थे। तो ये स्थापना जो है वो सही है। अब तर्क देख लेते हैं। आचार्य भिखारी दास ने सब काव्यांगों का औरों से अधिक एवं विस्तृत प्रतिपादन किया है। तो ये भी सही है, क्योंकि इन्होंने बाकियों की तुलना में सभी काव्यांग निरूपणों का प्रयोग किया है। तो सब कवियों की तुलना में बाकियों से अधिक विस्तृत और अधिक रूप में इसका काव्यांगों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। इसलिए स्थापना और तर्क दोनों सही है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट करना है। हाँ, तो आप देख सकते हो, कहाँ गया, हाँ, प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत सा अंश उसी के संबंध में, कहाँ गया, संबंध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। तो ये स्थापना दिया गया है कि भाई प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत सा अंश उसी के संबंध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। तो ये जो हम कामायनी पढ़ रहे थे तो उसमें था प्रत्यभिज्ञान दर्शन। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंश जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है और बाकी बहुत सा अंश क्या होता है, संबंध में स्मरण द्वारा उपस्थित होता है या किया जाता है। तो इसलिए ये जो स्थापना है वो सही है। अब तर्क देख लेते हैं। प्रत्यभिज्ञ की व्यंजना किसी व्यक्ति को देख पूर्व मिलन को स्मरण करने में होती है। तो यह भी तर्क भी क्या है, वो सही है। तो इसका स्थापना और तर्क दोनों सही है। दोस्तों हमने देखा 2017 का जो सेट का एग्जाम है हिंदी विषय का, उसका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए
और कमेंट कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले हम 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर और उसका स्पष्टीकरण देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।